बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अखलाक अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से रहें। बायोलॉजी क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें लास्ट लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 ये दोनों इंटरलिंक लेक्चर थे। एक में हमने सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस जो हैं उसका इंट्रोडक्शन किया था और सेकंड में जो है हमने लेक्चर नंबर जो 8 था सेल वॉल का टॉपिक हमने स्टार्ट करके लेक्चर नंबर 8 में उसको कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है इसके बारे में इंट्रोडक्शन हमने छोटी क्लासों में पहले भी पढ़ा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, जो है सेल के बाहर उसकी एक लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, सो ऑन। इस तरह की बातें हमने काफ़ी हद तक जो 8 क्लास में की साइंस में हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। मज़ीद हम उसमें डिटेल के साथ उसको जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट आता है उसमें एग्ज़ाम में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसके, ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में या लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ये सारे आते रहते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। उसमें क्या है, ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हैं, हैव थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। लेक्चर नंबर 7 के स्टार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो हैं ये कौन कौन से होते हैं। ये क्योंकि आगे जिस तरह से अभी इसका जिक्र दोबारा से आ गया है, मुझे पता था कि ये इन सारे टॉपिक्स के अंदर ये बार बार टर्म्स रिपीट होती रहेंगी, तो मैंने आपको इन दोनों का इंट्रोडक्शन जो है वो लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो है डिटेल से बता दिया था। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ओल्ड प्रिमिटिव सेल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया का सेल है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो एडवांस्ड और जो करंट आप समझ लें, एडवांस का वर्ड उसके लिए जो है वो एक अच्छा वर्ड है। एडवांस फॉर्म में जो सेल हमारे पास पाए जाते हैं वो क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। एडवांस फॉर्म में हम क्यों कहते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो पैड फॉर्म में मौजूद होता है। उसके बाद जो है मेम्ब्रेन जो बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, इसके बारे में हमने एक पॉइंट बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो लाजमी यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। अब वही मेम्ब्रेन्स, बेसिकली हम उन्हीं मेम्ब्रेन्स को ही डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के नाम से हमारा टॉपिक के अंदर आई हैं। अब वो कहते हैं ऑल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक। थिन पतली सी लेयर होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती। एंड इलास्टिक ऐसी लेयर जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, जो लचकदार होती है। ऐसी लेयर जो लचकदार होती है, जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी होने से वो उसके अंदर अगर वाटर कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा तो उसका सेल जो है वो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, और अगर वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा तो वो फूल के बड़ा हो जाएगा। इसलिए इलास्टिसिटी उस पर रोल प्ले करती है। कवरिंग द साइटोप्लाज्म, लास्ट पॉइंट क्या है, थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन है कवरिंग द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये सामने एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, सेंटर में इसके ये न्यूक्लियस है। ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये एरो नज़र आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी फर्ज कर लें सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो इसके अंदर नज़र आ रहा है ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जो लेयर होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटो फॉर सेल और प्लाज्म फॉर लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो सेल के अंदर पाया जाता है। और उसकी लोकेशन भी हमने आपको बता दी है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो लोकेशन है इसकी, इसमें जो लिक्विड पाया जाता है वो होता है साइटोप्लाज्म। अब वो क्या कहता है, सेल मेम्ब्रेन इज कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन इसको जो साइटोप्लाज्म है इसको कवर करके रखा हुआ है उसने, आउटर उसको प्रोटेक्शन दी हुई है। अंदर इसके सेल के पार्ट्स जितने हैं वो सारे इसके अंदर महफूज हैं। सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है। अब आगे हम लोकेशन डिस्कस करते हैं। लोकेशन में हमने ये पॉइंट भी पहले 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या है, एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। जो एनिमल सेल होता है उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, उसकी सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल होती है। उसकी सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल होती है। अब हमने क्या लिखा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल्स एंड क्या है, इनसाइड सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल। और प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल से अंदर पाई जाती है। आउटर मोस्ट सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर जो दूसरी लेयर उसकी पाई जाती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, एनिमल सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ये एक एनिमल सेल है, इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन ही है। दूसरा जो है ये एक प्लांट सेल, जिसको ये बनाने जा रहा हूँ, इस तरह से शेप हमने वहाँ पे बना के देखी थी। इसमें ये बेसिकली इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये दोनों की सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाहर कोई लेयर नहीं है, इसके बाहर ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है ये आउटर प्रोटेक्टिव जो है ये वाली, ये बेसिकली इसकी क्या है, ये सेल वॉल है। प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस। ये सेल को क्या क्या उसने जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसके अंदर रहते हुए। ये सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर नीचे लाइन लिखी हुई है, इट इज़ द वाइटल रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे ज़रूरी काम है उसका वो ये फंक्शन है, इसके अलावा और फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है वो। ये वाइटल उसका रोल है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम, जिसके बगैर उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये वो फंक्शन है जिसके बगैर इसकी ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा अदर फंक्शन भी आपको वो डिस्कस करते हैं। ये जो फंक्शन है वो क्या है, सेमी परमिएबल बैरियर। इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। जैसे टूर्नामेंट्स में हम अक्सर जो है वो देखते हैं क्या है, लीग मैचेस के बाद क्या होता है, सेमीफाइनल, यानी कि हाफ फाइनल, उसके बाद फाइनल, फुल जो है वो फाइनल में चले गए आप। सेमी का मतलब होता है हाफ। यहां पर आगे जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, परमिएबल। परमिएबल का मतलब परमिशन से, परमिएबल किसी को अलाउ करना, किसी को परमिशन देना, किसी को परमिशन ना देना। सेमी परमिएबल अपनी मर्जी से किसी चीज़ को मूवमेंट की इजाज़त देती है, किसी चीज़ को मूवमेंट की इजाज़त नहीं देती।
बैरियर एक रुकावट को कहते हैं। ये एक बैरियर लगा हुआ है दरमियान में, ऐसी रुकावट है जो सेमी परमिएबल, हाफ, एक होता है फुल परमिएबल जो हर चीज़ को उसमें से गुजर जाने देगा। रास्ता खुला है, वो परमिएबल है, हर किसी को वहाँ से गुजरने की इजाज़त है। अगर वहाँ पर कोई बैरियर लगा दिया जाता है, कोई नाका लगा दिया जाता है, वहाँ पुलिस वाले एक दफ़ा खड़ा करेंगे, पूछेंगे हाँ भी आपने कहाँ जाना है, वो क्या हुआ, आपने परमिएबिलिटी उसकी जो थी, इजाज़तनामा था, वो आपने हाफ कर दिया। सबको नहीं रोक रहे, जिनकी अंदर ज़रूरत है उनको आगे जाने देंगे, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको उस बैरियर से वापस मोड़ देंगे। इसे क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल। एक होगा नॉट परमिएबल, ऐसा बैरियर लगा हुआ है जिससे आगे जाने से मना कर दिया है, वहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता। अब ये पोजीशन क्या है? सेमी परमिएबल, जिस चीज़ की सेल को ज़रूरत होगी उसको सेल के अंदर आने देगी, जिस चीज़ की, जो चीज़ सेल के लिए नुकसानदेह है उसको सेल से बाहर जाने देगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वाइटल रोल जो है वो है हमारी सेल मेम्ब्रेन का। अब ये परमिएबिलिटी क्यों इसको देनी पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनसाइड आउटसाइड मूव करते क्यों हैं? सिंपल सी बात है, जब एक सेल के अंदर, हमने क्या कहा अभी, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में क्या है? वाटर और पानी है। पानी के अंदर इसके ऑर्गेनेलीज हैं जो सस्पेंडेड हैं, ठीक है। ये क्या बना हुआ है? सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो है, इसमें से अगर इसकी और बाहर का जो इसका एनवायरनमेंट है उसकी कंसंट्रेशन में जब डिफरेंस आएगा तो सिंपली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये दोनों टॉपिक्स हमने पहले पढ़े भी हुए हैं। डिफ्यूजन के तहत क्या है, अगर कंसंट्रेशन वाटर की अंदर ज़्यादा होगी, बाहर कम है, तो वाटर बाहर को मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन उसकी बाहर जो है साल्ट्स की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो वो अंदर से बाहर साल्ट्स मूव करना शुरू कर देंगे। अगर बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है तो साल्ट्स बाहर से अंदर आना शुरू कर देंगे। ऐसी सिचुएशन में ये जो मूवमेंट होनी है मॉलिक्यूल्स की, ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पर उसने पहरा लगाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि सेमी परमिएबल है। ये जिसको मुनासिब समझेगी उसको सेल से बाहर जाने देगी या सेल के अंदर आने देगी, जिसको मुनासिब समझेगी उसको ये इजाज़त नहीं देगी। अब इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है? अलाउज अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, अलाउज इजाज़त देती हैं अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, सिर्फ चंद एक मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस इट, कि वो इससे क्रॉस कर जाएं, ठीक है। अलाउज अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, कि वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स को इजाज़त देती है कि वो वहाँ से क्रॉस कर जाएं। जिसकी अंदर ज़रूरत है वो अंदर रहेगा, जिसकी बाहर ज़रूरत है वो बाहर रहेगा। उसके बाद वाइल फेंसिंग मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, फेंस कहते हैं जंगला लगाने को, फेंस होता है जंगला, फेंस FENCE, जंगला। एक रुकावट लगी हुई है जहाँ से कोई चीज़ वहाँ से अंदर दाखिल नहीं हो सकती, आपकी कोई चीज़ वहाँ से बाहर नहीं जा सकती। ये ऐसा फेंस है। किस चीज़ के लिए फेंस लगाया हुआ है? मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड सेल, जितने सेल्स इसके अंदर रिक्वायर्ड हैं उन सब के लिए ये एक जो मेम्ब्रेन है इसकी, ये एक जंगले का रोल प्ले कर रही है। जिस तरह से बाड़ लगाई हुई होती है कि उसमें से घर, छोटे बच्चे जो हैं वो उससे बाहर ना जाएं और बाहर की ट्रैफिक उसके अंदर एंटर ना हो सके। किसी भी ग्राउंड के बाहर जैसे जंगला लगा दिया जाता है, क्रिकेट ग्राउंड है उसके बाहर आप फेंसिंग इस तरह से कर देंगे कि बाहर से तमाशाई उसके अंदर एंटर ना हो सकें। ये सारा रोल यहाँ पे क्या कौन प्ले कर रहे हैं? यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन ये रोल प्ले कर रही है।
इसने फेंस किया हुआ है मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स को इसने फेंस करके अंदर घेर रोका हुआ है कि उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। अब क्या है, इन दिस वे इट मेंटेन्स इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। इंटरनल कंपोजिशन अब क्या हुई, इसके सेल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 6 मिलीग्राम इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज मौजूद है, इसमें 2 मिलीग्राम कोई सोडियम क्लोराइड है, साल्ट कोई भी ले लें इस तरह का, जितनी कंपोजिशन इसकी इस सॉल्यूशन की इसके अंदर बनी हुई है उसको फिक्स रखना। ये जब मॉलिक्यूल को बाहर नहीं जाने देगी, बाहर से अंदर नहीं जाने देगी, तो जो कंपोजिशन उसकी सेल की एक दफ़ा मेंटेन एक दफ़ा प्रिपेयर की हुई है, ये वॉल उसको महफूज रखेगी, उसको क्या करेगी, उसकी इंटरनल सेल की इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन रखेगी, उसको तब्दील नहीं होने देगी। सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज़ द वाइटल रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर ये रोल ये प्ले नहीं करेगी तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या है, सेमी परमिएबल बैरियर का। अगर ये सेमी परमिएबल बैरियर का काम इसके ज़िम्मे ना होता तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं था। वाइटल रोल, वाइटल ऐसा आपकी बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जिसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। वाइटल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के हार्ट है, ठीक है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, ये आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं। ये अगर हार्ट अगर ब्लड पंप करना बंद कर देता है तो आपकी लाइफ जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। इस तरह से अगर सेल मेम्ब्रेन ये रोल प्ले करना छोड़ दे तो आपकी लाइफ, सेल की लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। केमिकल सेंसर सेकंड फंक्शन है इसका। ये फर्स्ट फंक्शन था, हमने कहा था कि ये फंक्शन इसका मेजर फंक्शन है, इसके अलावा और फंक्शन भी हैं इसके। वो कौन सा है, सबसे सेपरेट है, सेकंड इसका है, वो है केमिकल सेंसर। जो केमिकल्स इसके एटमॉस्फेयर में इसके बाहर मौजूद होंगे ये उनको सेंस कर सकती है, उनको फील कर सकती है। उनमें से ये फील करेगी तभी तो मुमकिन होगा कि बाहर यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आके खड़ा है। अगर ये उसको शनाख्त नहीं कर सकेगी, अगर ये उसको आइडेंटिफाई ना कर सके तो ये कैसे फैसला करेगी कि मैंने इसको अंदर आने देना या नहीं आने देना। जब तक सेल के अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं, जब तक इसको ये नहीं पता होगा कि ये मेरे लिए डेंजरस हैं, उस वक्त तक ये उनको बाहर मूव करने की, सेल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देगी। इसलिए इसकी सेंसेस मौजूद हैं, ये इतना सेंस कर लेती है कि केमिकली क्या चीज़ मेरे साथ जो है वो अटैच हुई है, ये मेरे काम की है या नहीं है, ये मेरे लिए नुकसानदेह है या नहीं है, ये सारी चीज़ें ये फाइंड कर सकती है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो सेंसेस केमिकल मैसेजेस, जो जिन केमिकल्स के साथ जो है वो जैसे आगे अटैच होंगे उनके बारे में ये डिसाइड करना कि ये मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं है, मेरे लिए डेंजरस है या नहीं है। एंड आइडेंटिफाई अदर सेल्स, और अपने साथ वाले सेल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकती है कि मेरे नज़दीक कौन सा सेल है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मैंने उसके साथ किस तरह से बिहेव करना है। ये क्या है, आइडेंटिफाई अदर सेल्स, साथ वाले सेल्स को भी आइडेंटिफाई करके उनके साथ भी कम्युनिकेट करती है। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, केमिकली किस चीज़ से बनी हुई होती है। सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। सेलुलोज होती है, उसके अंदर लिग्निन होती है, ठीक है। अब इसमें सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में सबसे पहले जिस चीज़ का नाम लिया जाता है वो है, इसके अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं, फैट्स पाई जाती हैं, चिकनाइयाँ पाई जाती हैं। फैट मॉलिक्यूल, लिपिड का मॉलिक्यूल जो है वो इसका सबसे मेजर कंपोनेंट है। सबसे पहले क्या होता है, लिपिड। केमिकली एनालिसिस रिवील्स, क्या इसका एनालिसिस रिवील करता है
केमिकली जब हमने उसको चेक किया सेल मेम्ब्रेन को, तो उसमें सबसे पहले लिपिड्स निकलती हैं, फैट्स निकलती हैं, उसके बाद प्रोटीन निकलती है, उसके बाद उसके अंदर प्रोटीन होती है, तीसरे नंबर पर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड्स जिन्हें हम शुगर्स भी कहते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट होती है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट इसकी जो है वो उसके साथ आती है। अब हम पहले ये टॉपिक डिस्कस करके, ये लास्ट में छोटा सा टॉपिक है, ये बाद में आपको समझाऊंगा। अब मेजर हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमने कहा ये सारे केमिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये किस तरीके से मौजूद हैं, ये हम इस टॉपिक के अंदर, इस हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब डिस्कस कैसे किया इसको, ये स्ट्रक्चर मिली कहां से हमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एग्जामिनेशन से हमें इस स्ट्रक्चर का पता चला है, जिसकी बेस पर हमने ये डायग्राम प्रिपेयर की है, उसकी बेस पर हमने ये डायग्राम बनाई है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इसमें कौन कौन से केमिकल्स सेल के इनसाइड पे कौन से हैं, आउटसाइड कौन से हैं, और क्या क्या कंपोजिशन है उसकी, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले ये लिखा हुआ है लिपिड्स बाइलेयर। हमने कहा था उसकी केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले लिपिड्स होते हैं, फिर उसके बाद प्रोटीन्स होती हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये तीनों चीज़ें वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाई जाती हैं। इसे कहते हैं लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का मतलब ये है, ये नीचे वाली साइड जो है ये सेल की इनर साइड है, और ये साइड जो है ये सेल की आउटर या उसकी बाहर वाली सरफेस है। ये सरफेस इसके अंदर सेल है, ये इस फॉर्म में इसने यानी कि इसको कवर किया हुआ है। उसकी पूरी स्ट्रक्चर को हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ खोल के देखा तो ऊपर और नीचे दोनों साइडों पर लिपिड्स की लेयर है। लिपिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, फैट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ के उन्होंने दो लेयर बनाई हुई हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं लिपिड बाइलेयर। बाई दो को कहते हैं। लिपिड की दो तहें जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे जुड़ी हुई हैं, दरमियान में उसके जो हैं वो लिंक्स हैं जिनके साथ वो एक दूसरे के साथ बंधी रहती हैं। अब लिपिड मॉलिक्यूल आर इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर एंड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन इट। अब वो कहता है लिपिड बाइलेयर, लिपिड के मॉलिक्यूल्स की दो तहें होती हैं और दरमियान में प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है मुअल्लक होना, दरमियान में लटके होना। अब ये पूरी लेयर बाकी जो है वो सारी लेयर उसकी लिपिड्स की है, दरमियान में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ डिफरेंट प्लेसेस पे हमें छोटे छोटे उभार नज़र आ जाते हैं या डिफरेंट कलर का केमिकल नज़र आ जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, मोज़ेक बना हुआ है। मोज़ेक बेसिकली कहते हैं इस तरह की इस तरह के दाग या धब्बे जिस तरह से नज़र आ रहे हो किसी सरफेस के ऊपर हमें, उसे कहते हैं मोज़ेक, MOSAIC। अब मोज़ेक का वर्ड कहाँ से आया है? हमने कहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन लेड रहनुमाई करना टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो सारी स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड लिक्विड को कहते हैं, मोज़ेक मैंने आपको बताया मोज़ेक इस सरफेस को कहते हैं जिसमें डिफरेंट स्पॉट्स, छोटे छोटे दाग या धब्बे नज़र आते हैं हमें। कोई प्लेन सरफेस है, बाकी कलर उसका बॉटम का एक है, उसका जो बेस कलर एक है, और उसके ऊपर कहीं पर एक जगह पर स्पॉट आ जाता है, थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पे फिर स्पॉट आ गया, फिर स्पॉट आ गया, फिर स्पॉट आ गया।
इसको कहते हैं मोज़ेक पैटर्न। ये एक यानी चीज़ों के अपीयरेंस का एक जो है वो स्टाइल है। अब ये मोज़ेक किस चीज़ का होता है? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जहाँ पर लिपिड्स में से बाहर निकले हुए नज़र आएंगे, वो यहाँ पर उसके धब्बे बने हुए नज़र आएंगे हमें उस मेम्ब्रेन के ऊपर। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक कहते हैं इस धब्बेदार सरफेस को, आउटर मेम्ब्रेन उसकी हमें इस तरह से धब्बों वाली नज़र आती है। ये बाकी जो एरिया है, आप इसको समझने के लिए, उसके साथ लिंक करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो स्पॉट यहाँ पे नज़र आएंगे वो ब्लू कलर के नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल मैंने ब्लू कलर का बनाया हुआ है, और बाकी सारी जो सरफेस होगी वो रेड कलर के साथ जो है वो कवर होगी। जिस तरह से वहाँ पर बाइलेयर, क्योंकि लिपिड की जो है वहाँ पर हमने क्या बनाई हुई है? रेड कलर की बनाई हुई है। इस तरह से बाकी सारी सरफेस जो है वो रेड की, और दरमियान में इस तरह से जो इसकी शक्ल बनेगी, नीचे बेस कलर एक होगा और कहीं कहीं पर जो है वो प्रोटीन के धब्बे नजर आएंगे, उसे हम कहते हैं मोज़ेक पैटर्न, और इसके मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बात हो गई लिपिड की बाइलेयर है, प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड है। अब हमने कहा था तीसरा कंपोनेंट और भी है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं उसके साथ। अब ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल अगर इस प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्लाइको जो है ये उस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। ग्लाइकोजन का वर्ड हमने पहले भी यूज़ किया था, और क्योंकि ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए जो नया कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे, जो कम्प्लेक्स बनेगा, कंपाउंड नहीं बनेगा, कम्प्लेक्स बनेगा इन दोनों के जुड़ने से, उसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। वो कहलाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कम्बिनेशन। और अगर ये रेड कलर की, अब ये लिपिड की लेयर है, अब इस लिपिड की लेयर के साथ अगर ग्लाइकोजन आके जुड़ जाएगा तो नया कम्प्लेक्स जो बनेगा वो बनेगा ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स फॉर फैट लेयर्स, लिपिड लेयर्स। अब अगर वही कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ आके जुड़ गया है तो जो नया कम्प्लेक्स बनेगा वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई। एक पॉइंट और है जो हमें उससे पता चला, वो उसने कहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोट्स के अंदर ऐसे एनिमल, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, उसके अंदर वो कहता है कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। ये भी जो है क्या नाम है, टाइप, ये भी बेसिकली इसी की होती है, लिपिड की टाइप होती है। ये भी कोलेस्ट्रॉल भी बेसिकली फैट्स की ही एक टाइप है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर वो कहता है कि कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, बाकी प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होता। अब इसके पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देयर इज अ लिपिड बाइलेयर, लिपिड की दोहरी तह है, एंड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, और प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो उसके दरमियान लटके हुए हैं। कोई कहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, वहाँ नज़र आ रहा है, वहाँ नज़र आ रहा है, इस मोज़ेक पैटर्न के साथ। अब क्या है, द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी, इसको पूरे को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करती है। इसका वो लिक्विड मीडियम क्या करता है, इसको केमिकल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। उसके बाद इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन, अभी हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिक होती है। ये इलास्टिसिटी जो है बेसिकली इन्हीं फैट लेयर्स की वजह से ही मुमकिन है। अगला पॉइंट है जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। यही बात मैंने आपको बता दी है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं, इन दोनों की फॉर्मेशन के लिए ग्लाइकोजन के मालिक्यूल जो हैं कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल जो उसके साथ कंबाइन होते हैं, लेकिन इनकी अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है। इस वजह से हम उसे कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आर अवेलेबल।
दे आर जॉइंड विद प्रोटीन्स और लिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो प्रोटीन के साथ भी जुड़ सकते हैं और लिपिड्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ जुड़ेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन का कम्प्लेक्स बनेगा, अगर लिपिड के साथ जुड़ेगा तो फिर वो ग्लाइकोलिपिड का कॉम्बिनेशन का कम्प्लेक्स बनेगा। आगे जी, इन यूकैरियोटिक सेल्स कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होगा। बेसिकली वो भी एक लिपिड की ही टाइप है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक के अंदर वो मौजूद होता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आज के लेक्चर का वो ये पार्ट है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज फ्लूट मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों टॉपिक, दोनों हेडिंग के साथ ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आता रहता है। अब यहां पर हमने एक छोटा सा पॉइंट छोड़ा था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, जैसे यहां से बात शुरू हुई थी यूकैरियोटिक सेल्स की, हमने कहा था यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। मेम्ब्रेन, यही मेम्ब्रेन पाई जाती है उनके बाहर भी, जिनके बाहर जो हमने यहाँ पर ऑर्गेनेलिज के नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये रिलेटेड है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के साथ, इसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड पार्टिकल है, इसके बाहर भी सेपरेट अपनी बाउंड्री इसकी मेंशन होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है उसके बाहर। और इसके बाद क्या है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस के बाहर भी जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर, ये एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों के अंदर होता है, ये भी दोनों के अंदर होता है, ये सिर्फ जो है वो प्लांट सेल के अंदर होगा, एनिमल सेल के अंदर नहीं होगा। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी जो है वो दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, इनको भी याद रखना है सबको कि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड ये टॉपिक ये वो हैं जिनका हमने यूकैरियोटिक सेल की डिस्कशन में को वहाँ पे जिक्र किया था। ये हम आगे डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है, वो आपके पेज के ऊपर जो है एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर उसकी जो है वो डिटेल लिखी हुई है। वो पॉइंट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इसी हेडिंग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जितने सेल के ऑर्गेनेलिज हैं इनके बाहर जो लेयर पाई जाती है, बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन के अंदर आती है। जब अगर हम आउटर सेल की पूरी आउटर बाउंड्री की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे होते हैं। असल में वो क्या चीज़ है, असल में सेल की, पूरे सेल की जो आउटर सरफेस है वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लाज्मा भी लिक्विड को ही कहते हैं, लिक्विड मेम्ब्रेन वो भी, जैसे साइटोप्लाज्म का जिक्र हमने अभी किया, ऐसी लेयर, ऐसी मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के बाहर मौजूद है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल रेफर्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन क्या है, ऑल द मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, तो बेसिकली हम उसको जनरल नाम दे सकते हैं कि हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेल का एक इम्पोर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर उसको हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन के नाम से। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स इसके जो हैं वो समझ आ गए होंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे सामने नहीं होते, स्टूडेंट सामने नहीं होते, इसलिए हमने हर एक पॉइंट का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई बच्चा कहाँ से क्वेश्चन जो है वो कर सकता है।
हमें हर एक पॉइंट को जो है वो ज़्यादा डिटेल के साथ जो है वो हाईलाइट करना पड़ता है। अगर फिज़िकल क्लासेस जो हैं उनमें ये टाइम कम कंज्यूम होता है, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करता है तो फिर हम उसमें जो है वो उसकी डिटेल ज़्यादा मेंशन करेंगे, अगर नहीं करता तो फिर हम उसको गो थ्रू करके हम उससे आगे प्रोसीड कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की रीज़न सिर्फ ये होती है कि कोई ऐसा पॉइंट उसमें बाकी ना रह जाए जिसकी आपको समझ ना आए और वो आपके इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में जो है वो रुकावट बने। इसलिए लेक्चर को अच्छी तरीके से सुना करें और अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।